हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे टॉपिक चल रहा है टीवाई बीकॉम क्लास सेम 6 कंप्लीट रिवीजन सीरीज। और बात करने वाले हैं आज फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक ऐसा टॉपिक जिसकी बच्चे बहुत ही ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, क्योंकि इसके पहले ये टॉपिक हमारे अपने चैनल पे अपलोड नहीं था। बट आज की क्लास कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिस भी बच्चे ने लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज अभी तक स्टार्ट नहीं किया, कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं किया, तो बट आज की क्लास कर लिए तो ध्यान रखना, जितने भी बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट हैं 20 मार्क्स रख लेना, क्योंकि 10 मार्क्स का 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कितना? 10 + 10 का 2 प्रैक्टिकल। अभी तक हर ईयर आप उठा के देख लो तो 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपने बने हैं अप्रैल 2023 से। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टॉपिक का नाम है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। पहले टॉपिक का थोड़ा सा बेसिक जानेंगे, उसके बाद सीधा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है सर प्रैक्टिकल पे फोकस। बट थोड़ा सा मीनिंग पार्ट जानना इंपॉर्टेंट है बच्चा। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का मतलब होता है कंपनी आपकी लिक्विडेट होने जा रही है। इट मीन सिंपल भाषा में बोलूं तो भाई बंद होने जा रही है, वाइंडिंग अप होने जा रही है, कोई कंपनी बंद होने जा रही है। क्लियर है? समझ में आया? चलिए, लिक्विडेशन का मतलब समझ गया सर, कोई भी कंपनी बंद हो रही है तो इसका रीजन लॉजिक क्या है? मोड ऑफ वाइंडिंग अप। भाई क्यों, किस मोड पे बंद हो रहा है, ये हमारा दिया है सर सेक्शन 270 बेसिक है। ये इसलिए एक्सप्लेन करो, इनके शॉर्ट नोट्स के पार्ट में है तो थोड़ा सा डिटेल में लिख सकता हूं। एक तो होता है बच्चा पार्टी इनएबिलिटी टू पे डेप्ट। अगर कंपनी अपना डेप्ट नहीं पे कर पा रही है, मतलब कंपनी के ऊपर भाई एसेट हमारा कम हो जा रहा है, कर्जा हमारा ज्यादा हो जा रहा है। भाई पहला केस हमारा यही होता है कि हम लोग वो सफिशिएंट नहीं है अपने पे मींस जो डेप्ट है उनका पेमेंट कर सकें, एक पहला रीजन होता है। सेकंड होता है ग्राउंड्स अदर देन इनएबिलिटी टू पे डेप्ट। मतलब इस लाइन का ये मतलब होता है कि अगर कंपनी कोई नेशन के इंटरेस्ट के अगेन काम कर रही है, मतलब अपना जैसे कंट्री है भाई, कंट्री आप बोल सकते हो भाई नेशन को नीचे रख के काम कर रही है। क्लियर? मतलब जो नेशन के फेवर में ना हो, तो उस केस में जो है हमारा ये कंपनी को क्लोज कर सकते हैं, लिक्विडेट कर सकते हैं, जैसे अभी आगे नीचे आएगा। क्लियर है कि नहीं? लास्ट है आपका वैल्यूमेंट्री वाइंडिंग अप। मतलब कंपनी खुद से वाइंडिंग अप होना चाहती है। जैसे कोई कंपनी स्टार्ट हुई थी बच्चा पार्टी तो 10 साल 20 साल के लिए हुआ था, अब उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया भाई, तो कंपनी को लिक्विडेट करना चाहते हैं, पहला रीजन। सेकेंड है जब कंपनी स्टार्ट हुआ था तो 10 साल पहले स्टार्ट किया था उन्होंने, बट आज के टाइम के हिसाब से वो सूटेबल नहीं है, मतलब वो उतना प्रॉफिट नहीं कमा रही है, तो वो जो कंपनी के ओनर से शेयर होल्डर से वो खुद चाहते हैं कि हमारी कंपनी को अब क्लोज कर दिया जाए। मतलब वो अपनी खुद की इच्छा से बंद करने की बात कर रहे हैं। तो मोड कितने टाइप के सर? 3। पहला तो भाई अगर मैं अपने डेप्ट नहीं पे कर पा रहा हूँ तो बंद कर दूंगा। नेक्स्ट में इधर पे पता है भाई मैं खुद से बंद करना चाहता हूँ, हमारे बिजनेस के हिसाब से सूटेबल नहीं है, या फिर मैं उतनी प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा हूँ जितना मैं चाहता हूँ। नेक्स्ट पता है कि अगर नेशन के अगेंस्ट आप जाके काम कर रहे हो, मतलब नेशन देश को पीछे रख के आप काम पहले कर रहे हो, तो उस केस में भी आपका कंपनी बंद किया जा सकता है। वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल, मतलब कोर्ट आपका किस केस पे भाई कभी आपका कंपनी बंद कर सकता है। तो ये 5 रीजन है भाई, ये 5 रीजन है कि जहां पे आपका वाइंडिंग अप हो सकता है कंपनी का। सेक्शन 271। पहला तो भाई कंपनी खुद से बता रही है भाई हमें जो है वाइंडिंग अप करना, मतलब बंद करना। भाई कंपनी एक रिसोल्यूशन पास करेगी, जो मीटिंग्स वगैरह नहीं होती वहां पे मीटिंग वगैरह करके वो खुद से पास करेंगे और खुद बताएंगे कि भाई हमें जो है कंपनी अपनी क्लोज करनी है। सेकंड रीजन है अगेंस्ट नेशन इंटरेस्ट, जो मैंने यहाँ पे पॉइंट बताया था। अगर आप नेशन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाके कोई काम कर रहे हो, जैसे आप हथियार बना रहे हो, आपका इंडिया में हथियार बना रहे हो और वो पास करो किसी और कंट्री के हिसाब से, तो आप इसका मतलब है भाई नेशन को पीछे छोड़ रहे हो, भाई बाहर वाले कंट्री को हेल्प कर रहे हो, तो उस केस में भी आपकी कंपनी को क्लोज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है फ्रॉड। अगर आप फ्रॉड वाला कोई काम कर रहे हो, मतलब इनकम स्टेटमेंट में कोई फ्रॉड का काम कर लिया है, अपने एसेट्स को ओवर वैल्यूड दिखा दिया, अंडर वैल्यूएशन दिखाया, मतलब इस टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट आपने किया, तो उस केस में भी आपकी कंपनी को लिक्विडेट किया जा सकता है। डिफॉल्ट इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आपने कंटिन्यू 5 कंटिन्यू साल आपने फाइल रिटर्न नहीं करवाया है, तो उस केस में भी आपका वाइंडिंग अप किया जा सकता है। लास्ट आपका है जस्ट एंड इक्विटेबल। इसका मतलब है ट्रिब्यूनल खुद से, मतलब कोर्ट खुद से, भाई एक एक्सेप्शनल केस है, कोर्ट को अगर लगता है तो भाई खुद से आपकी कंपनी को वाइंडिंग अप कर सकती है।
मतलब कितने रीजन बचा पार्टी 5। ये इसलिए भी बता दे रहा हूं ताकि आपके शॉर्ट नोट्स में थोड़ा सा हेल्प हो जाए। 5 लोग रीजन है, कंपनी खुद है, अगर नेशन के इंटरेस्ट के खिलाफ आप जा रहे हो तो उस केस में हो सकता है फ्रॉड किया तो हो जाएगा, अगर 5 साल कंटिन्यू आपने फाइलिंग रिटर्न नहीं किया तो उस केस में हो सकता है लास्ट में आपका ट्रिब्यूनल खुद से अगर चाहे तो आपको कंपनी को लिक्विडेट कर सकता है। लास्ट है आपका पिटीशन कौन करेगा बच्चा, पिटीशन कौन डालेगा। तो पहला तो रीजन है कंपनी, क्योंकि यहां पे कंपनी खुद से आई थी और बोल रही थी भाई हमें अपनी कंपनी को लिक्विडेट करना है। सेकंड होता है आपकी कंपनी का रजिस्ट्रार जो होगा, रजिस्ट्रार को लगता है अगर तो वो भी अप्लाई कर सकता है, बोल सकता है, पिटीशन डाल सकता है। नेक्स्ट होता है कॉन्ट्रीब्यूटरी, कॉन्ट्रीब्यूटरी का यहाँ पे बेसिक मतलब है शेयर होल्डर, बट कोई भी शेयर होल्डर यहाँ पे नहीं बोल सकता कि सर कंपनी को क्लोज कर दो, ट्रिब्यूनल को जाके या पिटीशन खुद से नहीं डाल सकता। इसमें कंडीशन लगाई गई है। पहली कंडीशन है जो कंपनी के स्टार्टिंग से शेयर होल्डर रहा है, पहली कंडीशन कंपनी के स्टार्टिंग से ही शेयर होल्डर रहा है वो शेयर होल्डर जाके बोल सकता है, पहला चीज। सेकंड है अगर इन केस भाई मेरे पिताजी शेयर होल्डर थे, उनकी डेथ हो गई है, बट वो अब शेयर होल्डर के राइट किसके पास आ गया सर मेरे पास, तो मैं भी अप्लाई कर सकता हूं, मैं भी दे सकता हूं। मतलब समझ में आया, इनके जो शेयर होल्डर था उसकी डेथ हो गई और ट्रांसफर से मेरे को शेयर मिला है, अब उसका शेयर होल्डर मैं हूं तो मैं भी अप्लाई कर सकता हूं। नेक्स्ट आ जाओ, एनी पर्सन ऑथराइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी पर्सन को ऑथराइज दिया बच्चा कि जाके वो देख सके, अगर वो पिटीशन डालना चाहे तो वो डाल सकता है। लास्ट सीधा स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पिटीशन डाल सकती है। क्लियर, ये तो हो गया बेसिक सा इंफॉर्मेशन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। उसके क्या मोड है, 3 मोड है सर। वाइंडिंग अप ट्रिब्यूनल के द्वारा कौन कौन से केस पे हो सकता है, 5 केस है, सेक्शन 271। पिटीशन कौन कौन डाल सकता है, तो यहां पे भी टोटल 5 लोग दिख रहे हैं, 272। अब नेक्स्ट एंड लास्ट कंक्लूजन पे निकलते हैं, प्रैक्टिकल से क्या रिलेट है। इसका मतलब है सर एक लॉजिक लग रहा है, हमारी कंपनी जो है बंद होने वाली है, बंद होने वाली है। क्लियर है, तो होंगे क्या, जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा था 12वीं में पढ़ा था ना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। भाई अब आपकी कंपनी बंद हो रही थी, जितने भी आपके एसेट हैं वो क्या होंगे सर, रियलाइज होंगे। क्लियर है कि नहीं, बेसिक चीज समझो। पहले तो जितने भी आपके एसेट्स हैं वो होंगे रियलाइज, आज के हिसाब से मार्केट वैल्यू के हिसाब से रियलाइज होंगे। क्लियर है कि नहीं, मतलब पैसा आएगा, जितने भी एसेट है कंपनी के उनको आप बेच दो। क्लियर है कि नहीं, ध्यान से एक एक स्टेप समझना, प्रैक्टिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद करना है लायबिलिटी वालों को पेमेंट, इसके बाद करना पड़ेगा सर लायबिलिटी होल्डर को पेमेंट। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सर पेमेंट किस लायबिलिटी होल्डर को पहले करना है, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है और यही सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूजन में है। इसका बहुत सिंपल सा आंसर होता है, ध्यान से देख लो, स्टेप यही चलेगा। सबसे पहला कैश इन हैंड, कंपनी के पास पहले से ही कैश पड़ा था वो लिख लो। एसेट रियलाइज, जो एसेट हमारे रियलाइज हुए उनको आप लिख दो। उसके बाद सबसे पहला पेमेंट होगा सिक्योर्ड क्रेडिटर। अब सर ये सिक्योर्ड क्रेडिटर क्या होता है, क्वेश्चन खुद बताएगा कौन सिक्योर्ड है कौन अनसिक्योर्ड है। सिक्योर्ड का मतलब हो गया बेसिकली यहां पे उस क्रेडिटर के बदले किसी एसेट को रखा गया, प्लेस किया गया, रखा गया, गिरवी रखना जिसको हम लोग बोलते हैं। जैसे मैंने बोला प्लांट एंड मशीन रखा गया किसी क्रेडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हो गया हमारा सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो पहले ध्यान रखना पेमेंट किसको मिलेगा, सिक्योर्ड क्रेडिटर को मिलेगा। उसके बाद अगर गवर्नमेंट का कोई चार्ज है, जैसे लीगल चार्ज आ सकता है, आपके सिलेबस में लीगल चार्ज आया तो लीगल चार्ज पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद जो लिक्विडेटर होगा, मतलब जो आपका ये टोटल अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट करेगा, वो अपना एक्सपेंस एंड लिक्विडेशन का जो एक्सपेंस होगा एंड लिक्विडेटर का जो रेम्यूनरेशन होगा, कमीशन होगा, रेम्यूनरेशन होगा, वो पेमेंट होगा। ध्यान से रखना, स्टेप इसी टाइप से चलने वाला है। सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट होगा। सिक्योर्ड क्रेडिटर कौन है मैंने बता दिया, ऐसे क्रेडिटर जो किसी एसेट के प्लेस पे रखे गए, मतलब उनके गिरवी रखे गए। जैसे हम लोग बोलते हैं ना भाई पेमेंट ले लो, इन केस कल को मैं आपका अगर पेमेंट नहीं दे पाए, डेप्ट नहीं दे पाए, तो आप मेरा ये एसेट लेके चले जाना, तो ये होता है सिक्योर्ड क्रेडिटर। क्लियर है। सेकंड पेमेंट किसको होगा, लीगल चार्ज। थर्ड पेमेंट रेम्यूनरेशन का, सैलरी कमीशन जो भी रहेगा उसका पेमेंट करना। अब उसके बाद कौन आ रहे हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आ रहे हैं। सर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर क्या होते हैं, अब यहाँ पे मैं डिसाइड कर दूं और बता दूं सिंपल सा कॉन्सेप्ट। आपने अभी तक सिर्फ सुना था सर क्रेडिटर्स, बार बार आता था क्रेडिटर्स या फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब इस टॉपिक में हमारे पास 3 क्रेडिटर आने वाले हैं। एक हो जाएगा बच्चा पार्टी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, एक हो जाएगा सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, और लास्ट जो बचा वो हमारा हो गया अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स।
बच्चे बहुत कंफ्यूजन में होते हैं, तो सिंपल से आंसर याद रख लो। सबसे पहला पेमेंट होगा, सबसे पहला पेमेंट होता है सिक्योर्ड क्रेडिटर का, नंबर 2 पेमेंट होता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का, लास्ट पेमेंट होता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का। बट यहां एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रख लेना, इंपॉर्टेंट चीज, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर नाम बता रहा है, प्रेफरेंस पहले आपको दिया जाएगा। किसके पहले? डिबेंचर के भी पहले, डिबेंचर होल्डर के भी पहले आपको दिया जाएगा। तो ध्यान रखना यहाँ पे प्रेफरेंशियल पहले, उसके बाद डिबेंचर, फिर अनसिक्योर्ड। थर्ड अनसिक्योर्ड लिखा है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अगर डिबेंचर आए तो डिबेंचर को पेमेंट पहले होगा, उसके बाद हमारे अनसिक्योर्ड को पेमेंट होने वाला है। मतलब नंबर याद रखना, नंबर 6 पे पेमेंट डिबेंचर होल्डर, अगर उसका इंटरेस्ट है तो साथ में चलेगा। नेक्स्ट अपना 7 नंबर पे अनसिक्योर्ड, फिर बचा कौन है? प्रेफरेंस शेयर, लास्ट में बचा इक्विटी शेयर। इसी टाइप से पेमेंट होता जाएगा। इसका मतलब समझा? सबसे पहले सर असेट रियलाइज होगा, असेट रियलाइज हुआ, पहला पेमेंट किसको? सिक्योर्ड क्रेडिटर, सबसे पहला पेमेंट सिक्योर्ड। फिर लिक्विडेशन से रिलेटेड खर्चा है, एक्सपेंसेस है, रेम्यूनरेशन है, कमीशन है, वो पेमेंट होगा। देन उसके बाद आ जाना कौन सा पेमेंट होना है? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, देन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड लास्ट मींस उसके बाद आएगा अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड के बाद प्रेफरेंस शेयर, लास्ट में हमारा पेमेंट किसको होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल को। अगर मैं बोलूं ये पेमेंट का स्टेप अगर क्लियर है तो भाई ये टॉपिक प्रैक्टिकल का कॉन्सेप्ट आपका खत्म है, कुछ है नहीं डीप में, कॉन्सेप्ट खत्म है, सिर्फ ये क्लियर होना चाहिए। और अगर ये क्लियर है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कंप्लीट प्रीवियस ईयर प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्लीट प्रीवियस ईयर प्रैक्टिकल क्वेश्चन। चलिए देख रहे हैं सबसे पहला अप्रैल 2023 में, ध्यान रखना जितने भी रेगुलर वाले बच्चे हैं 2 क्वेश्चन आएगा 10-10 मार्क्स का। 23rd एंड 23rd का केटी अगर पेपर आप देख रहे हो, 24 का पेपर देख रहे हो, तो 10-10 मार्क्स से 2 क्वेश्चन बने हैं, बट दोनों क्वेश्चन अलग अलग जगह पे बने हैं। मतलब जैसे 23rd की अगर बात करूं तो 2C एंड 4A में देखने आपको मिला है। सबसे इजी टॉपिक है, जो बच्चा पहली बार ये क्लास देखने आया है तो सर क्वेश्चन की पहचान क्या? पहले तो पहचान पूछेगा, सर पहचान क्या है? पहली पहचान तो असेट का रियलाइजेशन होगा, बट इससे कंफ्यूजन में हो क्योंकि एलएलपी के दूसरे टाइप में भी होता है रियलाइजेशन एंड अमालगमेशन में भी होता है रियलाइजेशन। तो दूसरी पहचान है। लास्ट में आप देखो क्या पूछ रहे हैं। अगर मैं क्वेश्चन 2C का आपके सामने रख रहा हूं, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ऐसा क्लियर लाइन बोलेगा लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इसका मतलब वो लिक्विडेशन ही है। क्लियर है क्या? बैलेंस शीट का डिटेल अपने को देके रखा है, देख के नजर घुमा लेने का। नीचे नीचे मेंशन है असेट रियलाइज आपके हो रहे, तो आपको पहले कंडीशन ये बताया था, सबसे पहले आपके असेट रियलाइज होंगे, सम को करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना बैलेंस शीट से रिसिप्ट एंड पेमेंट का कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। जो भी चीज आप रिसीव करोगे यहां पे रिकॉर्ड कर दो, पेमेंट करोगे इस साइड में रिकॉर्ड कर दो। अगर मैं बात करूं, चलो पहले सबसे पहले मैं यहां पे बात करता हूं। सबसे पहला 2C वाला क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूं। मैं यहां पे लिखूंगा टू कैश या बैंक, जो भी क्वेश्चन में दिया था, कैश बैंक बैलेंस शीट में दिया रहेगा, कैश एट बैंक, तो मैंने यहां से कॉपी कर लिया कैश एट बैंक। सबसे पहले कैश और बैंक ढूंढने का, तो कैश एट बैंक क्वेश्चन में हमेशा गिवन में होगा। कितना डिटेल है? अगर मैं पूछूं किसी को डाउट है क्या? सबसे पहला काम क्या है? कैश या बैंक क्वेश्चन में सर दिया रहेगा, रिकॉर्ड कर दो। अगला क्वेश्चन बचेगा सर नहीं दिया रहेगा तो क्या? नहीं रिकॉर्ड करो। सिंपल से आंसर, या तो दिया होगा या फिर नहीं दिया होगा। दिया है तो रिकॉर्ड करो, नहीं दिया तो कॉन्सेप्ट खत्म। अब असेट रियलाइज, जब मैं असेट रियलाइज करूंगा, बोले तो असेट बेचूंगा, पैसा आएगा, असेट रियलाइजेशन रिसिप्ट में आएगा टू असेट्स रियलाइज्ड, असेट रियलाइज होंगे। क्लियर है कि नहीं? चलिए कौन कौन से एसेट है? लैंड एंड बिल्डिंग देके रखा है 9 लाख, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं लैंड एंड बिल्डिंग कितना देके रखा है? 9 लाख। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं। नेक्स्ट एसेट की अगर बात करता हूं, प्लांट और मशीन एंड ट्रेडमार्क, तीनों साथ में दिया है, प्लांट एंड मशीन एंड ट्रेडमार्क, ये तीनों शॉर्ट में दिया है। तो कितना अगर मैं देखूं डिटेल, 17,25,000। कैलसी ले लो तो ऐड करते हुए चलो, ऐड करते रहो इनको। नेक्स्ट एसेट हमारा है स्टॉक एंड सन्ड्री डेटर्स, साथ में रियलाइज हुआ, स्टॉक एंड सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक एंड सन्ड्री डेटर्स कितना देके रखा है? अगर मैं अमाउंट की बात करूं 10,50,000, 10,50,000। तीनों का टोटल लेके बाहर कर दो, तीनों का टोटल
36,75,000। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कोई दिक्कत है यहाँ तक, सर क्वेश्चन में बैलेंस शीट में कैश या बैंक दिया रहेगा, रिकॉर्ड कर दो, जितने भी एसेट आपके रियलाइज हुए डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दो, मतलब रिसिप्ट में रिकॉर्ड कर दो। एसेट आपके रियलाइज हो गए, एक बार एसेट मैच भी कर लो जितने भी थे। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग था, लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज हो चुका है, प्लांट एंड मशीन रियलाइज हो चुका है, ट्रेडमार्क रियलाइज हुआ, स्टॉक हुआ, डेटर्स हुआ, कैश रिकॉर्ड किया, पीएनएल नहीं आएगा, ध्यान रखना फिक्टिशियस एसेट है तो ये नहीं आएगा। जितने भी एसेट है रियलाइज हो गए, अब आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के लिए लाइन याद रखना, लाइन से जाएंगे। सिक्योर्ड क्रेडिटर, सर यहाँ पे सिक्योर्ड क्रेडिटर बैलेंस शीट में देखो लिखा है क्या, कुछ नहीं लिखा। अभी कहा कैसे आएगा सिक्योर्ड, मैं ऑलरेडी बताऊंगा कि इसको सिक्योर्ड कैसे पहचानेंगे। यहाँ पे सिक्योर्ड नहीं है, आगे बढ़ जाओ। देन मैंने बताया लीगल चार्ज रहेगा, देन लिक्विडेटर का कोई भी एक्सपेंस कमीशन रहेगा, वो चीज आता है। अब लाइन पढ़ोगे ना तो एक्सपेंस या कमीशन नीचे लाइन में मेंशन रहता है। अब मैं नीचे की लाइन पढ़ रहा हूं, एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन अमाउंटेड टू ₹27,250। लिक्विडेशन का एक्सपेंस बोला है तो क्रेडिट में आप सबसे पहले रिकॉर्ड करो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। समझ में आया हर बच्चे को क्यों रिकॉर्ड हुआ, क्योंकि सिक्योर्ड क्रेडिटर दिया नहीं है, लीगल चार्ज दिया नहीं, तो इसका मतलब नंबर थर्ड पे कौन है, लिक्विडेशन का एक्सपेंस या फिर लिक्विडेशन का रेम्यूनरेशन। एक्सपेंस सीधा दे के रखा है 27,250, कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, लिक्विडेटर इज इंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 3% ऑन असेट रियलाइज एक्सेप्ट कैश। इंपॉर्टेंट लाइन है, कमीशन को लेके क्या है, लिक्विडेटर का कमीशन, लिक्विडेटर्स का कमीशन। अगर लिक्विडेटर के कमीशन की बात करो, बोला है जो असेट रियलाइज होगा, असेट रियलाइज एक्सेप्ट कैश, कैश को छोड़ के, तो टोटल अगर बात करूं कितना है 36,75,000। कैलसी ले लो। बोल रहा है जो असेट रियलाइज हुआ, कौन कौन से असेट रियलाइज हुए सामने दिख रहा है, और ऑलरेडी मेंशन करा है एक्सेप्ट कैश, कैश को छोड़ देना है। कितना परसेंट मिलेगा, 3%। इस पे 3% निकालो, कितना आ रहा है, 1,10,250। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को डाउट है क्या, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने का, लिक्विडेटर का कमीशन रिकॉर्ड कर देने का, परसेंट पे बेसिकली हमेशा परसेंट ही बोलेंगे, और किस पे परसेंट, असेट रियलाइजेशन, तो सिंपल सा असेट जितना वो रहेगा उसका उतना परसेंट निकालने का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिक्विडेटर का पेमेंट हुआ, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, कहीं भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लायबिलिटी में भी नहीं लिखा है, ना ही कहीं एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा है। इसका मतलब अगला पेमेंट किसको होगा, डिबेंचर को। बट डिबेंचर को लेकर ना एक लाइन लिखी है, इंपॉर्टेंट है, जरा पढ़ लो। डिबेंचर को लेकर लाइन क्या लिखा है, अज्यूमिंग द फाइनल पेमेंट इंक्लूडिंग दोज ऑन डिबेंचर वेर मेड ऑन 31 दिसंबर 2022। पेमेंट कब हो रहा है, ध्यान रखना, डिबेंचर का। सर 31 दिसंबर 2022 को पेमेंट हुआ। बैलेंस शीट का डिटेल देखो कभी का है, मंथ देखो, काउंट करो सर, 31 दिसंबर 2022, मतलब जबकि बैलेंस शीट है उसी डेट को डिबेंचर का पेमेंट हुआ है, ऐसा लाइन बोल रहा है। इसका मतलब है डिबेंचर पहले पेमेंट कर दो बाई डिबेंचर करके। कितना दे के रखा है, 7,50,000। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर डेट सेम रहेगा, कितना परसेंट डिबेंचर था वो भी मेंशन कर दो, बाई 12% डिबेंचर, 12% डिबेंचर्स। अब ध्यान से इंपॉर्टेंट लाइन, अगर बैलेंस शीट का डेट मैच हो जाएगा ये लास्ट वाले डेट से, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं, सीधा डिबेंचर का अमाउंट कॉपी हो जाएगा। बट अगर डेट आगे का होता, बैलेंस शीट पीछे, मान लो बैलेंस शीट की डेट होती 31 मार्च, तो मार्च से दिसंबर तक का डेट काउंट किया जाता, कितना मंथ, और उतने मंथ का इंटरेस्ट की पेमेंट की एंट्री होगी। अभी जैसे फोर्स ए में आने वाला है, इस टाइप का सम है वो, वहां पे डेट अलग है, बैलेंस शीट की डेट अलग है, और नीचे जब डिबेंचर का पेमेंट हुआ उसकी डेट अलग है, तो वहां पे फिर डेट के हिसाब से डिबेंचर पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा। क्लियर समझा कि नहीं, क्या बोला, फिर से रिपीट सुन लो। अगर डेट सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिबेंचर जैसे ऊपर था वैसे लाके कॉपी पेस्ट कर दिया, कोई टेंशन नहीं। डेट अलग होगा तो काउंटिंग करना पड़ेगा, उसका रिलेशन इंटरेस्ट के साथ आ जाएगा, माइंड में फिट कर लो। यहां तक क्लियर है, आगे नीचे कोई लाइन नहीं है। अगर लाइन नहीं है तो भाई इसी हिसाब से पेमेंट करते जाओ। अब पेमेंट होगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अब देखो यहां पे लायबिलिटी में देखो सन्ड्री क्रेडिटर, अब पूरे को अनसिक्योर्ड माना जाएगा, क्योंकि कहीं पे वर्ड प्रेफरेंशियल या फिर सिक्योर्ड नहीं लिखा था, तो पूरे को अनसिक्योर्ड क्रेडिटर माना जाएगा। अब पेमेंट करूंगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट से पूरा अमाउंट कॉपी कर लो।
कितना 10,68,750 क्लियर है। इनका पेमेंट हो गया। अब ध्यान रखना यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, टैली करो जरा, इनका टोटल लो दो असेट। आप पहले देखो कितना टोटल कैश है अपने पास, दोनों का प्लस ले लो। 39 लैक्स आई थिंक हर एक बच्चे का आया। मतलब आपके पास टोटल कैश या बैंक कितना है 39 लाख। पेमेंट आप करने स्टार्ट करो, इतना टोटल पहले ले लो, यहाँ तक का टोटल लो, क्योंकि इसी 39 में से तो सबका पेमेंट होने वाला है। इसी 39 से ही तो पेमेंट पूरा सबका करने वाले हो। तो पहले जितना पेमेंट हो चुका उसका टोटल ले लो। अभी कौन कौन बच रहा है, इक्विटी बच रहा है, प्रेफरेंस बच रहा है। इक्विटी, 2 इक्विटी है वो भी पार्टी वाले, और एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, उनका पेमेंट बाकी है। क्लियर। पहले इतना पेमेंट देखो कितना हो चुका है, पेमेंट बताओ कितना हो चुका। कितना, इतने का पेमेंट हो चुका है। मतलब इनका टोटल लेके चलना, इतना पेमेंट हो गया। अभी अपने पास टोटल देखो कितना है 39। अभी भी अप्रॉक्स 20 लाख के आसपास पैसा बचा है। तो सबसे पहला इनके बाद अनसिक्योर्ड के बाद पेमेंट किसको होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को। तो प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट क्लियर करो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अप्रॉक्स मैंने बताया 20 लाख है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्वेश्चन में कितना दे के रखा है, बैलेंस शीट में 15 लाख। तो इनका पूरा पेमेंट हो सकता है। और कितने परसेंट है अगर बात करूँ क्वेश्चन में, क्वेश्चन में 11% क्यूमुलेटिव। तो 11% वाले हैं, इनका पेमेंट हो गया। ऐड कर दो 15 लाख उसी में, जितना आया था ऐड कर दो। कितना आया, इतना पेमेंट आपने कर दिया। आपके पास कैश या बैंक कितना पड़ा था 39 लाख, माइनस करो कितना अभी भी बच रहा है, माइनस कर दो। ये लास्ट पेमेंट है 4 लाख। अब ये पेमेंट किसको होगा, जो लास्ट में बचेगा, बचेगा कौन, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। जब तक पैसा बचा रहेगा तब तक इसी टाइप से पेमेंट होता रहेगा। लास्ट में जितना बैलेंस बच जाएगा वो पेमेंट हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल को। हो गया सम कॉन्सेप्ट क्लियर। क्लियर है, ध्यान रखना। असेट रियलाइज करना, असेट रियलाइजेशन के बाद इसी तरीके से पेमेंट करते हुए जाना। अगर नई कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक और एग्जांपल लेते हैं इसी ईयर वाले की मैं बात करूं। 2C मैंने किया। अब 4A पे आ जाओ, 4A पे आप लोग आ जाओ। 4A का डिटेल देखते हैं। बैलेंस शीट का डिटेल ध्यान रखना, कंपनी का डिटेल कब है, 1 अप्रैल 2012 का, सॉरी 22 का डिटेल है। बैलेंस शीट देके रखा है, असेट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। नोट देके रखा है, इंपॉर्टेंट आ गया, ध्यान रखो। प्रेफरेंस डिविडेंड वाज इन एरर्स फॉर 1 ईयर्स, एरर्स देके रखा 1 ईयर का, इसको नोट में आप रखना। जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पेमेंट होगा वहां पे काम आ जाएगा। असेट रियलाइज हुआ है, असेट रियलाइज हुआ तो कहां पे रिकॉर्ड करने बोला था, सर डेबिट में रिकॉर्ड करने। मैंने बोला सम स्टार्ट कैसे होगा, सबसे पहले बैलेंस शीट में आप देखा करो कैश एट बैंक या कैश दिया है क्या, क्लियर लिखा था कैश एट बैंक। तो डेबिट में पहले आप रिकॉर्ड करो टू कैश एट बैंक। कितना अमाउंट है कैश एट बैंक का, 48,000। क्लियर है क्या। उसके बाद असेट रियलाइज कर दो, यही डेबिट में असेट रियलाइज करो आप, टू असेट्स रियलाइज्ड। चलिए असेट रियलाइज में कौन कौन से असेट है, नीचे क्लियर इंफॉर्मेशन है। प्रीमाइसेस है, मशीनरी है, स्टॉक एंड डेटर अपना नील है तो मतलब रिकॉर्ड ही नहीं करना। प्रीमाइसेस मशीनरी 2 दे के रखें। चलिए प्रीमाइसेस 1,70,000, मशीनरी कितना 85,000। बाकी 2 असेट हमारे क्या लिखे गए, नील, उस पर कोई एंट्री नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ। मतलब आपने पहला काम कर दिया, कैश रिकॉर्ड किया, असेट को रियलाइज कर दिया। अब पेमेंट की बारी आएगी तो लाइन से चलना है। सबसे पहले सिक्योर्ड, पहले देखने का सिक्योर्ड है क्या, एडिशनल इंफॉर्मेशन खुद से बता देगा सिक्योर्ड है कि नहीं है। लाइन में जब रीड करूंगा, एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन अमाउंट, लिक्विडेशन कहां पर आ रहा है, यहां पे सर 3rd नंबर पे इनका पेमेंट होता है। क्लियर है क्या।
लिक्विडेशन का कमीशन रेम्यूनरेशन दे के रखा है। लास्ट में अज्यूमिंग द फाइनल पेमेंट इंक्लूडिंग दोज ऑन डिबेंचर्स वेयर मेड ऑन 31st। ये तो डिबेंचर का है, मतलब कहीं भी सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड की बातें नहीं किया है, इसका मतलब सिक्योर्ड खत्म, लीगल चार्ज की कहीं बात नहीं किया। तो लिक्विडेशन से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं उसका पेमेंट सबसे पहला कर दो। सबसे पहले मेंशन था सर लिक्विडेशन का एक्सपेंस 12,500, तो क्रेडिट में आओ, पेमेंट करना स्टार्ट करो। सबसे पहला पेमेंट किसका? लिक्विडेशन का एक्सपेंस है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। अगर मैं अमाउंट की बात करूं 12,500, क्लियर है क्या? नेक्स्ट है लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन 1% ऑन असेट रियलाइज्ड एक्सेप्ट कैश, कैश को छोड़ के, कैल से उड़ा लो। लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन कितना परसेंट? 1%। किस पे? असेट रियलाइज पे, एक्सेप्ट कैश, कैश को छोड़ देना। तो 170 प्लस 85 कर लो, कितना आ रहा है? इंटू 1%, 1% है, 1% कितना आ रहा है? क्लियर है क्या? एक जीरो और नहीं, ठीक है। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? लिक्विडेटर का पेमेंट हो गया, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट कर दो, बट क्वेश्चन में कहीं भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर बोला ही नहीं है। आगे शिफ्ट हो जाओ, डिबेंचर को पेमेंट होगा तो डिबेंचर को पेमेंट कर दो बाय डिबेंचर। और कितना परसेंट वाला डिबेंचर? बैलेंस शीट खुद बताएगा, 14% डिबेंचर, तो आप यहां मेंशन कर दो 14% डिबेंचर। और डिबेंचर कितना देके रखा था सर? 1,50,000। चले, डिबेंचर को पेमेंट करने के बाद बैलेंस शीट में देके रखा था इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिबेंचर, तो वो लिखना है, ध्यान रखना भाई, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिबेंचर। अब यहां पे एक नोट आने वाला है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो इधर। इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग डिबेंचर कितना दिया है, ध्यान रखो, डेट बैलेंस शीट में कितना देके रखा है? 21,000 प्लस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लो। इस तरीके का एडजस्टमेंट आपको देखने मिलेगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। मैंने जस्ट अभी ये प्रीवियस सब में क्या बात किया था, अगर आपका जो नीचे मींस डिटेल मेंशन होता है डिबेंचर को लेके, डिबेंचर का पेमेंट इस पर्टिकुलर डेट को हुआ, डेट और बैलेंस शीट का डेट सेम था, तो भाई कोई एंट्री नहीं था। बट यहाँ पे चेंज हुआ, बैलेंस शीट की जब आप डेट देखते हो तो 1 अप्रैल 2022 है, बट जब डिबेंचर को सेटल किया गया भाई 31 दिसंबर 2022 है। इसका मतलब अभी हमारा एक्स्ट्रा आउटस्टैंडिंग डिबेंचर बचने वाला है। कैसे निकलेगा कैलकुलेशन जरा देखो यहाँ पे भाई, 1.5 लाख पे कैलसी ले लो, 1.5 लाख पे कितना परसेंट? 14% डिबेंचर है, तो 14% अप्रैल से लेके दिसंबर तक काउंटिंग कर लो, कितना मंथ होता है? 9 मंथ, 9 मंथ का निकाल लो, ऐड कर दो 21 में, ऐड 21 पहले भी है, प्लस 21 उसी में कर दो, 36,700। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। क्लियर है? वो बराबर है, वो मैच हो जाएगा ना दोनों से। ऊपर लिखा ना 15,750, हाँ तो 21 प्लस 15,750 अलग अलग प्रेजेंटेशन दिखा दो या एक साथ ऐड करके दिखा दे रहा हूँ। ये तो बैलेंस शीट में दिया था 21 प्लस ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कब करना? जब ध्यान रखना डिबेंचर का सेटल का डेट प्लस बैलेंस शीट का डिफरेंस आएगा तब। इस केस में डेट सेम था इसलिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की बातें नहीं की गई, बट यहाँ डिफरेंस है इसलिए ये वाला पार्ट ऐड हुआ, इसलिए इसको हाईलाइट कर लेना। क्लियर है? हम लोग करेंगे क्या, टोटल देख लो 3,03,000 हमारे पास कैश है, इनको पेमेंट करने के बाद बचा कितना है, क्योंकि डिबेंचर के बाद पेमेंट होगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 3,24,000 है, बट टोटल पैसा ही मेरे पास 3,03,000 है। तो भाई कितना, क्यों, कैसा पेमेंट पॉसिबल है? तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसका टोटल ले लेंगे, माइनस करेंगे 3,03,000, जो पेमेंट बैलेंस बचा वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट देके क्लोज कर देंगे। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अब ये कैसे निकलेगा, इनका प्लस माइनस 3,03,000 कितना आ रहा है? 1,01,000 1,01,200। क्लियर है? इसी ध्यान रखना, ये ऐसा कंपलसरी नहीं है सर प्रेफरेंस का पेमेंट किधर गया इक्विटी, आपके पास बैलेंस ही नहीं बचा तो पेमेंट कैसे पॉसिबल है? क्योंकि 3,03,000 तो टोटल पेमेंट ही है, मेरे पास पैसा ही उतना आया है तो लाइन से पेमेंट होगा। और जब देखते रहना कितना पैसा अपने पास बच रहा है, जहां तक पैसा खत्म वहीं से कॉन्सेप्ट भी खत्म, अब आगे पेमेंट किसी को होने वाला नहीं है।
अरे क्लियर समझा क्या? इसलिए ध्यान रखना, बार बार मैच भी करना कितना पेमेंट बच रहा है। पेमेंट अगर बचा होता तो पहले तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पूरा 3,24,000 पेमेंट होता, फिर प्रेफरेंस, फिर इक्विटी आता, बट पेमेंट पैसा खत्म, वहीं पे कॉन्सेप्ट ही खत्म। तो देखो इस इजी लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन बने हैं, नोट कर लो। उसके बाद 24 वाले क्वेश्चन पे शिफ्ट हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आ रहे पेपर अप्रैल 2024 3B एंड 4 में आया था। 3B का मतलब क्वेश्चन नंबर 3 के B में एंड 4 का A। बेसिकली आपको 10 मार्क्स का ये पूछा जाएगा, ये जो आपके पेपर होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे पहले सॉल्व कर रहा हूं। बैलेंस शीट का डिटेल है। बैलेंस शीट में बेसिकली आपसे डेट पहले देखा करो भाई, 31 मार्च 2023 का डिटेल है। बैलेंस शीट के बाद नीचे शिफ्ट हो जाओ। ड्यू टू मिस मैनेजमेंट एंड हैवी लॉसेस डेबिट लिमिटेड डिसाइड कर रहा है वैल्यूमेंट्री लिक्विडेशन के लिए जा रही है 1 अप्रैल 2023 को। लिक्विडेटर्स रियलाइज्ड असेट देके रखा है लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक एंड डेटर्स। क्लियर है। प्रेफरेंस डिविडेंड जो है एरर्स देके रखा है फॉर द लास्ट 2 ईयर्स का, इसका यूज होगा अनसिक्योर्ड के बाद। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को जब पेमेंट होने जाएगा तो उधर पे होता है। नेक्स्ट आ जाओ, डिबेंचर को सेटल किया 30 जून का। जब डिबेंचर का सेटलमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डाउट पूछ रहे थे डिबेंचर को कैसे सेटल करना है, तो ये डेट मैच किया जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूं बैलेंस शीट की डेट देखने का और डिबेंचर कब सेटल हो रहा है वो डेट देखना, उसका रिलेशन डिबेंचर अपना जब यहां पे आएगा डिबेंचर के इंटरेस्ट को लेके, तो वहां पे इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन का देके रखा है 42, यहाँ पे 3rd नंबर पे इनका पेमेंट होता है। एंड रेम्यूनरेशन फिक्स टू लिक्विडेटर्स वो 3% ऑन अमाउंट ऑन असेट रियलाइजेशन। अभी तक बार बार यही बोल रहा है, असेट जो रियलाइज होगा उस पर इतना % का चाहिए। अब आ जाओ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में पहले देखने का बैंक या कैश देके रखा है क्या, तो बैंक मेंशन है। बैंक को रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड कर लो। सबसे पहला बैंक या कैश जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको रिकॉर्ड करने का। कितना देके रखा है 3 लाख, तो यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया बच्चा पार्टी 3 लाख। उसके बाद जो आपके असेट रियलाइज हुए रहेंगे वो रिकॉर्ड करो, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा असेट्स रियलाइज। कैलसी उठा लो, कौन कौन सा असेट रियलाइज हुआ है लाइन में मेंशन करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग देके रखा है 24 लाख, कैलसी ले लो, कैलसी में ऐड करो इनको असेट रियलाइजेशन को। लैंड एंड बिल्डिंग देके रखा है 24 लाख। नेक्स्ट है फर्नीचर है 4 लाख का, फर्नीचर है 4 लाख। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, स्टॉक 11 का, स्टॉक देके रखा है। लास्ट हमारा है डेटर्स अपना 8 लाख। तो कितना हो गया ये 50 लाख। अगर मैं पूछूं किसी को डाउट है क्या भाई, रिसिप्ट में बेसिकली अभी तक लिख के आ रहे हैं सर जो बैंक या कैश पहले से हमारे पास पड़े हैं और जो असेट रियलाइज होगा मतलब असेट को बेचेंगे, जो पैसा हमारे पास आएगा उसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेने का। अब पेमेंट की बारी आएगी। सबसे पहला पेमेंट सिक्योर्ड। अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया जहां पे वो सिक्योर्ड की बात करें। सिक्योर्ड क्रेडिटर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर की हमारी कहीं बात नहीं हुई है, मतलब इनका बात नहीं हुआ। लीगल चार्ज भी अभी तक कहीं नहीं आया, प्रेफरेंशियल भी नहीं आया। इसका मतलब सीधा लिक्विडेटर से हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। तो पहला पेमेंट किसको होगा बच्चा पार्टी, लिक्विडेटर का एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूं, ये तो सीधा दिया रहता है लास्ट लाइन, एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन अमाउंटेड टू 42,000। इसमें तो कोई डाउट नहीं, ये सीधा अमाउंट मेंशन है 42,000 का है। नेक्स्ट आ जाओ, रेम्यूनरेशन हमेशा परसेंटेज फॉर्म में देते हैं, तो मैं यहां पे निकालूंगा लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। अब ये दिया क्या है, लाइन पढ़ते हैं अच्छे से। फिक्स टू लिक्विडेटर्स वॉज 3% ऑन अमाउंट रियलाइज। जो असेट रियलाइज होगा, कितने का रियलाइज हुआ भाई 50 लाख। बोले तो 50 लाख पे कितना % की बात किए हैं 3%। कितना आ रहा है, तो कितना आया बच्चा पार्टी 1,50,000। अगर मैं पूछूं किसी को डाउट है क्या, ये तो अभी तक 3 सम किया, तीनों में बार बार यही बोल रहे हैं असेट जो रियलाइज होगा उस पर मुझे इतना % चाहिए। तो असेट की जब बात करते हैं तो टोटल यही चीजें आएंगी। ध्यान रखना कोई भी बच्चा कैश या बैंक को ऐड नहीं करेगा इसमें, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 लाख, ये कितना टोटल है 24,4 कितना होता है टोटल। देखो नींद में हो क्या, टोटल ही गलत बता रहे हो तो कैसा आएगा। ये कितना है 47 आ रहा है। हाँ तो इसलिए बोला चाय पी लो।
चाय चाय नहीं पियोगे तो नींद में आओगे। तो भी लिए तो गलत आएगा ना आपका। ये टोटल पहले कितना आ रहा है बताओ। ये टोटल कितना आया, अच्छे से जोड़ लो पहले। 24 प्लस 4 होता है 28, 28 प्लस 11 होगा 39, 39 प्लस 7 जोड़ोगे 47, 8 47। 47 में ध्यान रखना बच्चा पार्टी, जब भी असेट रियलाइज की बात करेंगे उसमें कैश या बैंक को नहीं इंक्लूड करना है। अगर वो लिखा भी है, जैसे एक्सेप्ट कैश बार बार लिखते हैं, एक्सेप्ट कैश या एक्सेप्ट बैंक, नहीं भी लिखा तो भी असेट रियलाइज में सिर्फ हमारे असेट आते हैं, कैश या बैंक को इंक्लूड नहीं करना है। माइंड में फिट कर लो। इसका मतलब ये 47 लाख पे 3% निकालो, कितना आया, क्लियर है क्या? इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। जब भी असेट रियलाइज की बात करेंगे तो बैंक या कैश को इंक्लूड नहीं करना। माइंड में फिट कर लो इसको, यह हमेशा का यही रूल है। अब देखो काउंटिंग करने का इनकी बात ही नहीं हुआ, लीगल चार्ज आया ही नहीं, लिक्विडेटर का पेमेंट हो गया भाई, एक्सपेंस हो गया, उनका रेम्यूनरेशन हो गया, प्रेफरेंशियल दिया ही नहीं है। अब डिबेंचर को पेमेंट करने का, डिबेंचर के पेमेंट के लिए ऊपर शिफ्ट हो जाओ। 9% डिबेंचर मेंशन है, क्या लिखा है बच्चा पार्टी, 9% डिबेंचर। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9% डिबेंचर कितना, 12 लाख। प्रॉब्लम है इंपॉर्टेंट, जो डेट का पूछ रहे थे, डिबेंचर सेटल कब हुआ, डेट मैच करो। डिबेंचर सेटल हुआ सर 30 जून को। बैलेंस शीट का डेट क्या था भाई, मार्च। मार्च बोले तो अप्रैल से काउंटिंग, अप्रैल मई जून, 30 जून, कितना मंथ होता है, 3 मंथ। जब भी ये डेट डिफरेंस रहेगा तब तब ये बार बार एंट्री पास आप करोगे क्रेडिट में बाई इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का। ये कब पास करना, माइंड में फिट कर लो। जब भी बैलेंस शीट की डेट अलग होगी, डिबेंचर सेटल का डेट अलग होगा, डिफरेंस लेना, उतना इंटरेस्ट निकालने का किस पे, ये 12 लाख पे, जो डिबेंचर का आपका अमाउंट है इनटू इसका रेट 9%, इनटू मंथ काउंट कर लेना 3 मंथ। कैसे, अप्रैल मई जून, 3 महीने का कितना होता है, 27,000। ये इंपॉर्टेंट कर लो, हाईलाइट कर लो, क्योंकि बच्चे जो गलतियां करते हैं इसी पे करते हैं, क्योंकि उनकी आदत होती है लाइबिलिटी से फटाफट सब लाइबिलिटी कॉपी करने का, तो इंटरेस्ट देते नहीं, इसलिए तो एक्स्ट्रा पार्ट में रखा है। क्लियर है क्या? अगर ये पेमेंट हो गया डिबेंचर, डिबेंचर के पेमेंट के बाद अनसिक्योर्ड पे आ जाओ। अनसिक्योर्ड में कौन कौन दिख रहा है यहाँ पे, 2 लोग, क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग दिख रहा है, 2 लोग दिख रहे हैं। क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग है, दोनों को पेमेंट करो। क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी। अगर मैं क्रेडिटर की बात करूं 14 लाख है और ये हमारा 2 लाख। इनके पेमेंट के बाद ना थोड़ा रुक जाने का। अब पहले मैच करो, अपने के पास कैश कितना था, टोटल पैसा कितना, 47 रियलाइज, 3 इधर, तो भाई 50 लाख हमारे पास है। टोटल पैसा 50 लाख है, मतलब 50 लाख। तो यहाँ भी 50, क्योंकि अब इसी 50 में से तो पेमेंट सबका करने वाले हो, तो पेमेंट आपने इतने लोग का कर दिया। क्लियर है? अभी पहले चेक करते रहा करो भाई पेमेंट आपके पास बच भी रहा है कि नहीं बच रहा है। तो पेमेंट अभी बचेगा क्योंकि ऑलरेडी 50 लाख है भाई, तो आप टोटल कर लेना, माइनस करके देखोगे अभी भी पेमेंट बचेगा आपका, ये चीज ध्यान रखना। क्लियर है? टोटल कर लो चाहिए तो। अनसिक्योर्ड के बाद ध्यान रखना किसका पेमेंट होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पेमेंट होता है। कितना है टोटल, चलो एक सेकेंड, 30,10,000 पेमेंट आपने कर दिया, तो अभी कितना बैलेंस बचेगा, माइनस कर दो, 50 लाख से माइनस करो, कितना, अभी भी इतना कैश या बैंक आपके पास है, मतलब अभी भी पेमेंट कर सकते हो। तो पहला पेमेंट किसको होगा इसके बाद, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का। कैपिटल कितना है, 16 लाख। पहले तो इनको खत्म करो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना देके रखा है बच्चा पार्टी, 16 लाख। तो भाई आपने 16 लाख इनको भी पेमेंट कर दिया, अब कितना पैसा आपके पास बच रहा है, कितना बच रहा है, 3 लाख। अरे 19 में से 16 गया तो 3,90,000। प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट करने के बाद बचा कौन, इक्विटी। बट उससे पहले रुकने का, क्यों रुकने का, क्योंकि नोट में देखो वहां पे लिखा था, नोट की अगर मैं बात करूं नंबर 2 पे देखो, प्रेफरेंस डिविडेंड वॉज इन एरर्स फॉर लास्ट 2 ईयर्स एंड टू बी सेटल कर दिया। प्रेफरेंस डिविडेंड भी को पेमेंट होगा। प्रेफरेंस डिविडेंड इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि जो बच्चे रट्टा करके जाएंगे तो दिक्कत है। प्रेफरेंस शेयर के साथ में कैपिटल मैच करने का है, कहीं उनका कोई एरर्स तो नहीं है जो सेटल कर दिया गया। अब ये निकलेगा किस पे, 16 लाख पे कितना परसेंट, 10%। 16 लाख पे 10% ये आएगा 1 साल का, बट बोला कितने साल का एरर सर, 2 साल का, तो मल्टीप्लाई 2 कर देना, कितना आया बताओ जरा। 16 दूनी 32, बोले तो 3,20,000, तो 3,20 इनको भी पेमेंट हो गया। अब बैलेंस कितना बच रहा है, 70 बचा। तो लास्ट पेमेंट अब किसको होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को दे दिया, उसके डिविडेंड को भी दे दिया, तो बचा कौन है, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब जो बैलेंस बचेगा उनको पेमेंट हो जाएगा। बचा कौन है, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना बैलेंस बचा, जो यहाँ पे बैलेंस बचा रहेगा 70,000, तो यहाँ पे लिख देना आप 70,000। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या भाई, बार बार सिस्टमेटिक मैच करते हैं ना कितना बैलेंस बच रहा है। और जब भी पेमेंट की बारी आएगी, पेमेंट के टाइम पे याद रख लेना सबसे पहला पेमेंट होता है सिक्योर्ड, बट अभी तक किसी समय सिक्योर्ड की बात नहीं किया, लीगल चार्ज की बात नहीं किया, सीधा लिक्विडेटर आया, प्रेफरेंशियल भी नहीं आया। फिर डिबेंचर, डिबेंचर के इंटरेस्ट के लिए कॉन्सेप्ट याद रखना, डेट अलग रहेगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आएगा। और अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड मतलब जो बेसिकली और बच जाते हैं, जैसे क्रेडिटर बचा, आउटस्टैंडिंग बचा, कुछ इस टाइप का बचा, तो उनको पेमेंट। फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिविडेंड अगर एरर्स था उनको सेटल किया, उनको पेमेंट करो, और लास्ट में जो बैलेंस बचा वो इक्विटी शेयर कैपिटल को पेमेंट कर दो। अगर मैं पूछूं यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, नोट कर लो। उसके बाद शिफ्ट होते हैं थर्ड बी पे। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड बी में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया, सब डिटेल पहले से लिया, बैलेंस शीट में भी नहीं जाना, सीधा डिटेल आपको देके रखा है। फॉलोइंग डिटेल्स देके रखा है, जो कंपनी लिक्विडेट होने जा रही 1 जनवरी 2024 को, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाने का लिक्विडेटर्स का। और सीधा उन्होंने बोला असेट रियलाइजेशन हुआ है बच्चा 20 लाख का, रियलाइज होता है सर डेबिट में रिकॉर्ड होता है, तो मैं यहाँ डेबिट में लिख दिया टू असेट्स रियलाइज्ड, और कितने में हुआ, सीधा उन्होंने मेंशन किया 20 लाख में, तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया 20 लाख। अगर पूछूं आपसे कोई डाउट है क्या, नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। अभी तक इतने सारे एग्जांपल है, कहीं भी प्रेफरेंशियल की बात नहीं किया था, बट यहाँ पे आया है आगे का डिटेल, बट प्रेफरेंशियल से पहले पेमेंट तो लिक्विडेटर का होगा ना भाई। अदर अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड तो वहाँ पे 6 नंबर पे जाएगा, पेमेंट होगा। नेक्स्ट आओ, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इनका पेमेंट तो लास्ट में होता है, अनसिक्योर्ड के बाद भी होगा। इक्विटी है, इक्विटी है, लास्ट है लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, तो इसका मतलब है सिक्योर्ड भी की बात नहीं हुआ, लीगल चार्ज की बात नहीं हुआ, तो पहला पेमेंट किसको होगा, लिक्विडेटर का। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे बाय लिक्विडेटर, बाय लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। अगर मैं पूछूं कितना अमाउंट दिया था, सीधा दे के रखा 22 लाख। अगर मैं पूछूं किसी बच्चों को कोई डाउट है क्या इसमें, नहीं। नेक्स्ट पेमेंट किसको होगा, लिक्विडेटर को होगा, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, इसका मतलब अगला पेमेंट होगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट हो जाएगा। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर क्वेश्चन में कितना देके रखा है भाई, 1,90,000, क्लियर है। प्रेफरेंशियल के बाद होगा डिबेंचर को पेमेंट, बट क्वेश्चन में कहीं भी डिबेंचर दिया ही नहीं है। नेक्स्ट पेमेंट अनसिक्योर्ड को होगा, तो क्वेश्चन में अनसिक्योर्ड मेंशन था भाई 10 लाख का, अनसिक्योर्ड मेंशन है 10 लाख। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितना दे के रखा है भाई, 10 लाख। अगर मैं पूछूं कोई डाउट है क्या यहाँ तक, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब जरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, टोटल देखो पहले आपके पास पैसा कितना है, असेट रियलाइज हुआ है 20 लाख, तो भाई सर हमारे पास टोटल 20 लाख है, क्लियर है क्या, तो 20 पे यह टैली होना चाहिए, क्लियर है क्या। आपने इसमें से 22,000 पेमेंट कर दिया किसको, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन, क्रेडिटर 190 का पेमेंट किया, कैलसी उठा लो, कैलसी ले लो, ये तीनों का टोटल किया भाई, कितना आ रहा है, तीनों को प्लस कर लो, तीनों को प्लस कर लो, तीनों को प्लस करो, कितना आया, 20 में से अभी तक हमने इतना पेमेंट कर दिया, मतलब 20 लाख में से इतना पेमेंट कर दिया, तो बैलेंस कितना बचा जरा देखो, 7,88,000। अब जरा ध्यान से समझने का भाई,
20 लाख का सर टोटल पैसा अपने पास है। पहला पेमेंट इनको किया, माइनस कर दो, सेकेंड इनको किया, माइनस करो, थर्ड इनको किया, माइनस करो, तो टोटल पेमेंट हो गया था इतना और बैलेंस बचा 7,88,000। अब किसको पेमेंट होगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जब मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखता हूँ तो सर वहाँ पे 8 लाख है, तो भाई बट हमारे पास पैसा कितना बचा है? 7,88,000, तो उतना ही तो पेमेंट आप कर पाओगे। इसका मतलब है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को जो पेमेंट होगा, इक्विटी का नंबर ही नहीं आएगा, पैसा यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की जब बारी आएगी 7,88,000, कॉन्सेप्ट खत्म, इतना ही पेमेंट हो पाएगा, बाकी तो पैसा अपने पास बचे नहीं, क्योंकि 7,88,000 जब आप ये भी पे कर दोगे तो आपके पास अमाउंट बचा नील, तो नील बच गया, तो आप पेमेंट आप कहाँ से कर पाओगे? तो कॉन्सेप्ट खत्म भाई। अब ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब बस ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या चलती है पता है क्या? ये स्टेप, और ये ध्यान में रखना है कि आपके पास पेमेंट कितना बच रहा है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी इस टॉपिक में कुछ है नहीं, स्टेप ध्यान में रखना है, बाकी ये पेमेंट देखना है। इंपॉर्टेंट क्या है? ये इंटरेस्ट का डिबेंचर। क्लियर है क्या? आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो एक लास्ट एग्जाम्पल मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ अप्रैल 2019 का। क्लियर? तो चलिए लास्ट टर्म की तरफ शिफ्ट होते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अप्रैल 2019 का एक क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद एक और क्वेश्चन पिक करूंगा। उसका रीजन है सिक्योर्ड क्रेडिटर अभी तक कहीं दिखा नहीं है, इसके लिए सिक्योर्ड क्रेडिटर का एक सम पिक किया, क्योंकि अभी तक आपने देखा 23 का 2 क्वेश्चन लिया, 24 का 2 क्वेश्चन लिया, 19 के भी क्वेश्चन में सिक्योर्ड क्रेडिटर के बारे में कहीं कुछ बोला नहीं है, इसलिए मैं एक और क्वेश्चन पिक कर रहा हूं जहां पे सिक्योर्ड क्रेडिटर हमारा कवर हो जाएगा। चलिए पहले अप्रैल 19 की बात कर लेते हैं। बैलेंस शीट का डिटेल है, बैलेंस शीट की डिटेल में सिर्फ आप एक चीज देखा करो, डेट कौन सी है सर? 1 जनवरी 2018 की बात किया है। अब डिटेल्स नीचे पढ़ते हैं। लिक्विडेटर्स रियलाइज हुआ है, जिसमें असेट्स हमारे देके रखे कौन कौन से? प्लांट एंड मशीन, स्टॉक, डेटर। तो हर एक बच्चे को पता है सर, रिसिप्ट साइड में सबसे पहले हम लोग कैश या बैंक जो बैलेंस शीट में दिया होगा वो रिकॉर्ड करते हैं। तो बैलेंस शीट में दिया था कैश, तो मैंने यहां पे लिखा बच्चा पार्टी कैश और अमाउंट लिखा 5,000। अगर मैं पूछूं किसी को डाउट है क्या? नेक्स्ट हमारा असेट रियलाइज होता है, तो हम लोग रिसिप्ट में लिखते हैं असेट्स हमारे रियलाइज्ड हो रहे हैं। क्लियर है क्या? कौन कौन सा सेट? क्लियर लाइन बताएगा। प्लांट एंड मशीन, स्टॉक एंड डेटर। कौन सा है? प्लांट एंड मशीन है, स्टॉक है एंड हमारे डेटर्स हैं। प्लांट एंड मशीन की 5 लाख, प्लांट एंड मशीन दे के रखा है 5 लाख, स्टॉक दे के रखा है 2 लाख, लास्ट हमारा डेटर्स मेंशन करूं तो 2,50,000। एंड अगर मैं तीनों का टोटल ले लूं भाई, 5 2 7 प्लस 2 9, 9,50,000। क्लियर है क्या? 9,50,000। आगे का डिटेल जब मैं पढ़ता हूं, असेट एक बार मैच कर लो कौन कौन से थे। प्लांट एंड मशीन हो चुका है, स्टॉक हो चुका, डेटर हो चुका, कैश भी हो चुका, रिकॉर्ड हो गए। अब पेमेंट की बारी आएगी। जब पेमेंट करने जाओगे तो सबसे पहला हमारा होता है सिक्योर्ड क्रेडिटर, बट अभी तक किसी भी सब में आया नहीं है। और मैं लाइन भी पढ़ लेता हूं, देखो 2-3 लाइन पढ़ोगे तो वहां खुद से पता चल जाएगा है कि नहीं है। लाइन 2 पढ़ता हूं तो एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन अमाउंटेड, मतलब लिक्विडेशन का एक्सपेंस है, तो भाई ये तो यहां रिकॉर्ड हो जाएगा। लिक्विडेशन का एक्सपेंस ये बेसिकली हर एक सम में सीधा मेंशन होता है, कितना है? 9,750। क्लियर है क्या? नेक्स्ट आ जाओ। लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन है वॉज एग्रीड एट 2% ऑन अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन, जो रियलाइजेशन है उसका 2% बाई लिक्विडेटर का लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। कितना परसेंट? 2%। किस पे? अमाउंट रियलाइजेशन पे। तो अमाउंट रियलाइजेशन हुआ है 9,50,000 का 2%, 19,000। अभी तक हर एक सब में यही बार बार बोले हैं, अमाउंट रियलाइजेशन का, असेट रियलाइजेशन का इतना परसेंट चाहिए, वो आप निकाल दो। लास्ट आपका है प्रेफरेंस डिविडेंड वॉज इन एरर्स फॉर 1 ईयर। जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पेमेंट करने जाएंगे तो वहां पे याद रखना 1 ईयर का है। एंड डिबेंचर होल्डर क्लेम वॉज पेड ऑन 30 जून। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे मिस्टेक यहां पे करते हैं। डिबेंचर का जब डेट आएगा तो डेट मैच होता है और इसका रिलेशन इंटरेस्ट के साथ है। डेट क्या था सर? 1 जनवरी, और यहां पे डेट है 30 जून, तो सीधा 6 मंथ हुआ भाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून,
सीधा 6 मंथ है, तो इंटरेस्ट आएगा 6 महीना। बट लाइन स्टार्ट करते हैं। क्रेडिटर्स दिया नहीं था, लीगल चार्ज दिया नहीं है, लिक्विडेटर का पेमेंट हो चुका है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर दिया नहीं है, तो अगला पेमेंट होगा डिबेंचर का। तो डिबेंचर को पेमेंट कर रहे हैं बाई डिबेंचर, और डिबेंचर बैलेंस शीट में कितना देके रखा है, 6% डिबेंचर 1,25,000। कैलसी ले लो क्योंकि इसका इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ध्यान रखो बच्चा पार्टी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैसे पता चलेगा, जब भी ये इस तरीके की लाइन आती है। कितना परसेंट है, 6% डिबेंचर। कितने पे सर, 1,25,000 पे, क्योंकि डिबेंचर हमारा कितना है भाई, 1,25,000, 6%, तो 6% मंथ कितना, 6 मंथ। मंथ कैसे पता चला, 1 अप्रैल से 30 जून काउंट कर लेना, कितना आया। अगर मैं पूछूं किसी को डाउट है क्या, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इसी ध्यान रख लेना, इसको हाईलाइट कर लेना। कैसे पता चलेगा, जब डेट आपका डिबेंचर का सेटल का डेट अलग होगा, बैलेंस शीट का डेट अलग होगा, तो मैच करना, जितना भी मंथ आएगा डिबेंचर के अमाउंट पे उतना परसेंटेज उतने मंथ का निकालना है, आपको ध्यान में रख लेना। अब आगे की बात करते हैं, डिबेंचर के पेमेंट के बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। और जब मैं क्रेडिटर देखता हूं तो भाई एक क्रेडिटर हमारे पास है 262,500। क्रेडिटर कितने का है, बाई क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स 262,500। इसका टोटल लो जरा, कैलसी ले लो, कैलसी लो, असेट का टोटल, सॉरी रिसिप्ट का टोटल ले लो। इसका टोटल कितना है, 955। क्लियर है क्या, तो यहां पे भी कितना आएगा, 955। इनका टोटल लो, कितना पेमेंट हो चुका है। आपको टोटल पेमेंट भी बार बार मैच भी करना है, कितना पेमेंट हो चुका है, तो इसका पहले टोटल आप ले लो। टोटल लो पेमेंट थोड़ा फास्ट, 955, ध्यान रखना 955 हमारे पास है। ये समझने के लिए लिख रहा हूं, यहाँ पे लिखना नहीं आपको। कितना, 4,20,000। यहां तक का पेमेंट आप कर चुके हो, कहां तक, इधर तक, तो बैलेंस कितना बचा, माइनस कर दो। हाँ, टोटल 955 माइनस 420, 420 बोले ना, हाँ तो 420 माइनस लो, कितना बैलेंस बचा देखो, 5,35,000। अभी इतना बैलेंस हमारे पास बचा है, तो इसके बाद अनसिक्योर्ड के बाद पेमेंट किसको होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बैलेंस ध्यान रखना कितना बचा है, प्रेफरेंस शेयर कितना हमारा, वो देखो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख, पेमेंट हो सकता है तो कर दो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है अमाउंट, अगर अमाउंट की बात करें तो 5 लाख। अगर मैं पूछूं कोई डाउट है क्या, 5 लाख इधर से पेमेंट कर दो, कितना पैसा बचा अभी भी, 35। प्रेफरेंस डिविडेंड मैंने बोला था, याद कर लो, क्योंकि लाइन देखो ना वहां पे बोली थी ना, प्रेफरेंस डिविडेंड वॉज इन एरर्स फॉर 1 ईयर का एरर है, इसका मतलब इसका भी सेटल कर दो। तो यहां पे प्रेफरेंस डिविडेंड लिखने का, प्रेफरेंस डिविडेंड कितने ईयर का है बच्चा पार्टी, 1 ईयर का। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था कितना परसेंट, 5%। कैलसी उठा लो, 5 लाख का 5% निकालो, 5 लाख का 5% कितना आया, 25,000 ना, 25 और पेमेंट हो गया, तो और बैलेंस कितना बचा है। तो भाई प्रेफरेंस के पेमेंट के बाद लास्ट पेमेंट किसको होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना पेमेंट होगा जो बचेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, और कितना बैलेंस बचा है, 10,000। अगर मैं पूछूं किसी को डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं होगा, सिर्फ ये स्टेप थोड़ा ध्यान में रखना है। अब एक जो माइंड में आ रहा है, क्योंकि प्रेफरेंशियल भी एक सम में आ चुका, बट अभी तक कोई ऐसा सम नहीं है जहां पे सिक्योर्ड आया हो, सिक्योर्ड का अभी तक कोई सम नहीं आया, इसलिए मैं एक सम सिक्योर्ड वाले का पिक कर रहा हूं। अब इसके बाद 10 मार्क्स का तो मुझे नहीं लग रहा है पिक होना चाहिए कोई क्वेश्चन, सिक्योर्ड वाला एक क्वेश्चन में पिक कर रहा हूं। बैलेंस शीट का डिटेल है, ध्यान रखना डेट मैच किया करो भाई, 31 दिसंबर का डेट दिया है, बैलेंस शीट के बाद नीचे की लाइन दी है
कंपनी वेंट into liquidation on that prepare the liquidator's statement of account after taking into account of the following कंडीशन देके रखा है, क्या क्या है, लिक्विडेशन का एक्सपेंस है एंड लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन है, दोनों क्लियर सीधा अमाउंट दिया है, अब परसेंटेज में भी नहीं दिया, सीधा अमाउंट लिखा है इतना। तो लिक्विडेटर का पेमेंट कहां पर होता है, यहाँ पे थर्ड नंबर पे। आगे का डिटेल में पढ़ रहा हूं। बैंक लोन वॉज सिक्योर्ड बाई प्लेस ऑफ स्टॉक। अब यहां पे इंपॉर्टेंट देखो आ गया पहला, वो बोल रहे हैं जो बैंक लोन है वो स्टॉक की जगह प्लेस किया गया। मतलब इसका मतलब बैंक से जब मैं लोन लिया तो मैंने बोला अगर मैं लोन नहीं पे कर पाऊंगा तो आप मेरा स्टॉक लेके चले जाना, ये होता है सिक्योर्ड क्रेडिटर। क्लियर है क्या? मतलब जहां पे मैं किसी एक लायबिलिटी होल्डर को अपने स्टॉक का प्लेस दे रहा हूं, बोले तो गिरवी रख रहा हूं वहां पे। क्लियर है क्या? अब ये हो गया सिक्योर्ड क्रेडिटर, ऐसा पहला समय, जब भी ऐसा आएगा समझ आने का वो सिक्योर्ड क्रेडिटर में आएगा। नेक्स्ट लाइन जब मैं पढ़ता हूं, डिबेंचर एंड इंटरेस्ट देयर ऑन आर सिक्योर्ड बाय ये फ्लोटिंग चार्ज ऑन ऑल असेट। जब भी ये फ्लोटिंग चार्ज की बेसिकली बात करते हैं, अब ध्यान रखना यहाँ पे, जैसे बैंक लोन सिक्योर्ड है, बैंक लोन वालों को क्या बोला मैंने, अगर मैं लोन नहीं पे कर पाता हूं आप मेरा स्टॉक को पेमेंट कर दो, मतलब स्टॉक आप लेके चले जाओ। बाकी डिबेंचर को क्या बोला भाई, स्टॉक को छोड़ के बाकी अदर कोई भी एसेट, इनकेस डिबेंचर वालों को पेमेंट नहीं कर पाए तो डिबेंचर वालों को ये बोलूंगा भाई स्टॉक को छोड़ देना, क्योंकि स्टॉक कौन लेके जाएगा, बैंक लोन, उनको छोड़ के बाकी कोई भी एसेट आप ले लो, उसका पेमेंट मतलब रीपेमेंट जब करना रहेगा तो वो पर्टिकुलर एसेट मैं यूज करूंगा। क्लियर है क्या? ऑल एसेट की बात क्या मतलब उनको छोड़ना, ध्यान रखना, जो सिक्योर्ड में आएंगे उनको छोड़ देना है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट है, वैसे इसका यहाँ पे कोई रिलेट तो नहीं करेगा कुछ, इस एंट्री का कोई लॉजिक या मतलब नहीं निकल के आता इधर पे, बट समझ लेना। फिक्स्ड एक्सपेंसेस रियलाइज हुआ एट बुक वैल्यू, जो बोल रहा है फिक्स असेट है ना वो बुक वैल्यू पे रियलाइज हुआ, मतलब जितना बुक में वैल्यू था उतना ही है। और लास्ट लिखा है एंड करंट असेट हमारे 80% पे हुए हैं। अब मैं सम को जब स्टार्ट करूंगा सबसे पहले देखूंगा हमारा कैश दिया है क्या क्वेश्चन में। क्वेश्चन में सर कैश दिया ही नहीं है, तो मैंने बताया था नहीं दिया रहेगा तो बहुत टेंशन नहीं है, सीधा असेट रियलाइज से स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लाइन लिखूंगा असेट रियलाइज्ड। कोई डाउट है क्या? जब असेट रियलाइज हुआ उन्होंने सीधा कंडीशन दिया है जो फिक्स असेट है वो बुक वैल्यू पे जाएंगे। तो पहले तो ढूंढो फिक्स असेट है कौन से। सर लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स असेट है, अदर फिक्स असेट नाम ही मेंशन किया, दो ही ये दिख रहे हैं। पहला तो लैंड एंड बिल्डिंग है, तो लैंड एंड बिल्डिंग की अगर बुक वैल्यू की मैं बात करूं 25,000 तो वहां पे लिखूंगा 25,000। किसी को डाउट है क्या? नेक्स्ट है अदर फिक्स असेट, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं अदर फिक्स्ड असेट। किसी को डाउट नहीं? बुक वैल्यू कितना है 2 लाख, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 लाख। कोई डाउट तो नहीं किसी को? आई थिंक नहीं। नेक्स्ट देखो जरा, स्टॉक डेटर दो हमारे करंट है, तो करंट के लिए कंडीशन क्या बोला है 80% ऑफ बुक वैल्यू। तो भाई सबसे पहला स्टॉक एंड डेटर, पहले डेटर आप पिक करो, डेटर कैल्सी ले लो, कैल्सी लो। डेटर देके रखा है भाई कितना 1 लाख, 80% निकाल लो इसका, तो 1 लाख का 80% बोले तो 80,000। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि करंट असेट 80% पे रियलाइज हुआ, इसी ध्यान रखना। अब नेक्स्ट हमारा स्टॉक है, बट ध्यान रखना यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन आ गई है, बोला जा रहा है स्टॉक भाई किसके प्लेस में रखा गया, मतलब बैंक लोन के, बैंक लोन के। तो यहाँ पे स्टॉक को यहाँ इनके साथ नहीं रखा जाएगा। अब इसको लिखने का पैटर्न चेंज होगा। देखो ना, सिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट आप किस पैटर्न में करोगे, जरा यहाँ पे ध्यान रखो। जब अगर कोई एसेट क्लियर मेंशन कर रहा है तो उसको हम लोग इस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, क्या लिखेंगे, टू सरप्लस स्टॉक था। पहले तो स्टॉक का अमाउंट देखो कितना दिया है, स्टॉक का अमाउंट 5,25,000, तो 5,25,000 स्टॉक अपना करंट है 80% पे हुआ है, तो 80% लो 5,25,000 का, हाँ 5,25,000 का 80%। अब ध्यान से हर एक बच्चा समझो, पहले तो स्टॉक की रियलाइज वैल्यू लिखना है, तो वहां पे मेंशन था जो हमारे करंट असेट है, तो स्टॉक हमारा करंट असेट होता है, 80% पे रियलाइज हुआ है, मतलब 4,20,000 आज की उसकी वैल्यू है, रियलाइजेबल वैल्यू है। अब मेरा लोन कितने का है, लोन देखो ना कितने का है भाई, लोन था लाइबिलिटी साइड में सर 4 लाख, इजिली पेमेंट हो जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा लेस बैंक लोन कितना दे के रखा है 4 लाख, इसका मतलब 20,000 अभी भी बचेगा। क्लियर है क्या? मतलब यहाँ पे मेरा स्टॉक की रियलाइजेबल वैल्यू है
4,20,000 क्योंकि 525 था, 80% बोला है रिड्यूस कर दो, बोला था सॉरी 80% पे लेना है तो 420 है। बैंक लोन 4 लाख को पेमेंट करने के बाद भी 20,000 मेरे पास बच रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग टू सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज, टू सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज, क्योंकि अभी भी 20,000 देखो ना बचेगा इनको पेमेंट करने के बाद। तो कभी भी सिक्योर्ड क्रेडिटर अगर क्लियर मेंशन है तो उसको इसी पैटर्न से सेटल करना पड़ेगा, माइंड में रख लो, इसको यहाँ नहीं लिखना, सीधा इसी टाइप पैटर्न में सेट करना है। क्लियर है क्या? अब ये सेट हो गया तो भाई पेमेंट अब लाइन टू लाइन चलेगा। लीगल चार्ज है क्वेश्चन में, सर नहीं है। लिक्विडेटर पे आ जाओ, लिक्विडेटर का क्या क्या डिटेल दिया था सर? लिक्विडेटर का एक्सपेंसेस है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस करके है, और ये अमाउंट तो सीधा दिया था। नंबर 1 जब लाइन रीड करूं और लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन था कि कमीशन था, लाइन पढ़ता हूँ, एंट्री 1 लाइन 1, लिक्विडेशन एक्सपेंस, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन 3,000 10,000, ये तो हमारा 3,000 है और ये हमारा 10,000 है। इसके रेम्यूनरेशन की जब बात करते हैं 10,000। अगर मैं पूछूं किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, इनका पेमेंट हो गया लिक्विडेटर का। अब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, क्वेश्चन में जब मैं जा रहा हूं कौन कौन दिख रहा है देखो वहां पे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर ऐसा कोई वर्ड नहीं है, इसका मतलब इनका भी नाम कैंसिल करो, डिबेंचर पे शिफ्ट हो जाओ। डिबेंचर का क्या क्या दिख रहा है? 8% डिबेंचर है और इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग डिबेंचर है। पहले डिबेंचर का पेमेंट कर दो बाय डिबेंचर, बाय डिबेंचर एंड इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिबेंचर। अगर मैं डिबेंचर के अमाउंट की बात करूं, डिबेंचर का अमाउंट दे के रखा है 1 लाख और ये दे के रखा है 8,000। अगर मैं पूछूं किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं। पहले तो आप इसका टोटल ले लो भाई, कितना पैसा हमारे पास है वो जरा देखते रहो। असेट का डेबिट का टोटल लो, कितना पैसा है वो भी मैच करते रहना है। क्लियर है क्या? मैच कराओ ज़रा, टोटल लो थोड़ा फास्ट। 20,000, 3,25,000, इनका टोटल ले लो, कितने लोग का पेमेंट हो चुका है भाई? 3,25,000 टोटल मेरे पास है, इतने लोग को पेमेंट कर दिया। तो पहले देखो कितना पेमेंट हो गया और कितना बचा। 3,25,000 था, यहाँ पे वर्किंग में दिखा रहा हूँ, 3,25,000 था, 1 लाख है, 1 लाख और ये 10, 10 और ये ऐड किया, कितना हो गया? 121 पेमेंट कर चुका हूँ। तो बैलेंस कितना बचा? माइनस कर दो, कितना आया? 2,04,000। इतना अभी बचा है, किसको पेमेंट हो गया? डिबेंचर। डिबेंचर के बाद पेमेंट किसको होगा? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड में कौन दिख रहा है? क्रेडिटर ही दिख रहा है। और बैंक लोन, बैंक लोन तो ऑलरेडी सेटल हो चुका है, तो क्रेडिटर दिख रहा है, क्रेडिटर को पेमेंट करूं। अगर मैं क्रेडिटर्स की बात करूं, क्रेडिटर का कितना अमाउंट देके रखा है भाई? 2 लाख। क्रेडिटर का अमाउंट कितना है? तो 2,04,000 तो बचा ही था, 2 लाख का पेमेंट इनको कर दो। बैलेंस कितना बचा? 4,000। अनसिक्योर्ड के बाद किसको पेमेंट होता है भाई? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितना बैलेंस बचा? बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना बैलेंस बचा? जो बच जाएगा 4,000, तो यहाँ पे आप रिकॉर्ड करो 4,000। क्लियर है? जब भी सिक्योर्ड क्रेडिटर आएगा, इंपॉर्टेंट क्या आया इस सब में सर? सिक्योर्ड का लिखने का पैटर्न पहले तो ये चलेगा भाई, जिस असेट के बदले रखा गया रहेगा वो असेट यहाँ पे आएगा, रियलाइजेबल वैल्यू माइनस करने का और अमाउंट बाहर जाएगा। क्लियर है? बाकी पैटर्न आप देख रहे हो बार बार सेम आ रहा है। लिक्विडेटर का एक्सपेंस है, उसका रेम्यूनरेशन है, डिबेंचर है वगैरह, सब इस तरीके से लाइन में ही आ रहे हैं। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को डाउट है क्या? बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। 2 मिनट में एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे लिक्विडेशन का क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है सर पूरे। अगर कंक्लूजन या समरी की मैं बात करूं, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज में होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे एक साइड होगा रिसिप्ट, एक साइड होगा पेमेंट। रिसिप्ट में जब मैं बात करूंगा, पहले तो बैलेंस शीट में देखूंगा कितना मेरा कैश है, बैंक है, वो रिकॉर्ड कर दूंगा, कैश है, बैंक रिकॉर्ड करूंगा, और जितने भी एसेट है उसको रियलाइज करूंगा, मतलब उसकी आज की वैल्यू चेक करूंगा, उनको रिकॉर्ड कर लूंगा डेबिट साइड में। इसका मतलब इतना पैसा हमारे पास है। अब पेमेंट करना स्टार्ट करने का, पेमेंट को स्टेप में याद रखना कैसे कैसे पेमेंट होता है। सबसे पहले सिक्योर्ड, और सिक्योर्ड क्रेडिटर को लिखने का पैटर्न इस तरीके से जाता है।
ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। उसके बाद नंबर 2 पे पेमेंट होता है लीगल चार्ज। अगर क्वेश्चन में लीगल चार्ज है तो लीगल चार्ज सबसे पहले आएगा। उसके बाद हमारा लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन आएगा, लिक्विडेशन का एक्सपेंस आएगा, कमीशन आएगा, अगर वो दिया तो आएगा। देन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर क्वेश्चन में मेंशन होता है, उनका पेमेंट होता है। देन डिबेंचर और इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अगर डेट आपका डिफरेंस है, जैसे मैंने बताया बैलेंस शीट की डेट अलग है, डिबेंचर को सेटल अलग डेट पे किया तो उसके इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आएगा। उसके बाद पेमेंट होगा बच्चा पार्टी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का, एंड लास्ट उसके सेकंड लास्ट, फिर अनसिक्योर्ड के बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अगर उसका डिविडेंड एरर है उसको सेटल किया गया तो उनका पेमेंट कर दो। उसके बाद आते हैं लास्ट हमारे, अगर बैलेंस बचा है तो बैलेंस जितना बचता जाएगा उसी के हिसाब से वो आगे बढ़ते रहेंगे। अगर बैलेंस आपका अनसिक्योर्ड पे ही खत्म हो गया तो वहीं पे रुक जाना, बैलेंस आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के टाइम ही खत्म तो वहीं रुक जाएगा। तो बैलेंस कैसे चेक करना है, ऐसे ही मैच करते जाने का। लास्ट में इक्विटी शेयर कैपिटल को सेटल होगा। यही है आपका टॉपिक लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। अगर अभी भी किसी बच्चे को कहीं भी किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कन्फ्यूजन आई हुई होगी तो ज़रूर नीचे कमेंट में मेंशन कर देना, या फिर वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TYBCom वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।